रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन और फरहत बख्श सुबह, 35 नहीं 25 डिग्री की तमाज़त। 25 भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसा मौसम गर्म है। और मुस्कुराइए कि साहब आप घंटा भर के लिए सही जावेद दानिश के साथ होंगे। आज का एपिसोड बहुत ख़ास है, बहुत मेरे दिल के करीब है। मरहुमा प्रोफेसर सीमा सग़ीर बेग की याद में खिराज अकीदत है और उनकी बेलौस काविशों को अकीदतमंदी के साथ सराहना है। और मेरे साथ मेरे अली करम फरमा दोस्त प्रोफेसर सग़ीर अफ़राहीम मौजूद हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। प्रोफेसर सीमा सग़ीर न सिर्फ एक मुशफ़िक़ उस्ताद और इल्म और अदब से क़ल्बी दिलचस्पी रखने वाली मारूफ़ और मसरूफ़ ख़ातून थीं, बल्कि बेहद इख़लाक़मंद, सलीक़ा शार, शोबा के रफ़क़ा और शागिर्दों के साथ बहुत हमदर्दाना रवैया रखती थीं। फ़िक्शन से उनका गहरा और ताल्लुक़ था, ख़ास मैदान था। तकरीबन 20 किताबों की मुसन्निफ़ा, तानीसियत पर गिरा कदर काम, तर्जुमा निगार और तनक़ीद के साथ हिंदी ज़बान व अदब से उनको गहरा लगाव था। एक इम्तियाज़ी हैसियत अदा करता है उनको। दिलचस्प बात यह है कि असर जदीद के फ़िक्शन के साथ उन्होंने दास्तानों पर भी बड़ा काम किया है। नामवर फ़िक्शन निगारों के साथ नए लिखने वालों को भी खूब सराहा है। सरवत खान पर अदबी उफ़क़ का रोशन सितारा इसकी उम्दा मिसाल है। राही मासूम रज़ा पर इनका संजीदा काम इमसाल राही सदी में राही की अदबी हैसियत को मज़ीद उजागर करने का और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने का मौका फराहम करेगा। आइए गालिब के इस शेर से इस्तक़बाल किया जाए। ज़माना सितम का माज़ार है बजाने असद, वगरना हम तो तवक्को ज़्यादा रखते थे। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीज़न 6, 249th एपिसोड। मोहतरम प्रोफेसर सग़ीर अफ़राहीम भाई, आदाब, मिजाज गिरामी। अल्लाह करम, नवाजिश, मोहब्बत। आपका यहाँ का मौसम और आज हमारे यहाँ तो जश्न आज़ादी है, आज़ादी है 15 अगस्त की जी हाँ शाम है जी और हाँ क्या सुहाना मौसम है। वाह रिमझिम, हल्की हल्की रिमझिम हो रही है और ऐसे में ही तो आवारगी होती है। बिल्कुल। यानी 100 साल पहले तकरीबन, देखिए, रुस्वा ने कहा था आवारगी में हमने जमाने की कमाल की सैर सैर की। जी। जी। तो जी हाँ। उमराव जान अदा में जिक्र आया और इतने अरसे के बाद उसको जावेद दानिश ने अमर कर दिया नवाजिश करम करम। है। अच्छा साहब, इससे पहले कि हम गुफ्तो शनीद में गुम हो जाएं, समझे साहब, आइए पहले कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं, अब फिर जी बात। जी जी। खुश आमदीद। चलिए साहब, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। जी जी और जी जी।
सीमा साहिबा रिश्ते में हमारी भाभी, मगर मैं उनको बड़ी बहन की तरह अजीज़ रखता। तो अल्लाह उनके दराजात बुलंद करे। आज उनको हम याद कर रहे हैं। और हमारे यहाँ वेस्ट में ये है कि जब किसी की खराज अक़ीदत या किसी के विसाल पर याद किया जाता है तो उसे खुशी का भी मामला अक्सर रहता है कि उनकी अच्छी बातों को सेलिब्रेट करते हैं जैसा। तो हम उनको आज याद करेंगे। माशाल्लाह, जी 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 ज़बरदस्त जी जी। तस्वीर है। माशाल्लाह। ये अपनी बेटी के साथ है, ये सना सना, फातिमा के साथ। हाँ, माशाल्लाह, अच्छा है साहब ये। ये सना फातिमा भी हैं, और उनके नवासे समर, जिनके वो नाम पे ही एक खयाबान अदब का नाम रखा गया है, समर हाउस। समर समर हाउस। मियाँ के अरे जी, वाह। उनके नाम। ओहो, आप कश्मीर पहुंच हाँ हाँ, गए। ये देखिए, ये सब आप कहते हैं, हम कहते हैं आवारा हूँ, आसमान का तारा हूँ, तो सीमा भी अब आसमान का ही तारा है सब। माशाल्लाह। ये कश्मीर का है, डल झील का। जी। ये बहुत बड़ा जबरदस्त काम है डॉक्टर रशीद जहां का, और ये इंटरनेशनल सेमिनार भी सीमा ने करवाया था, बहुत बड़ा सेमिनार, जिसमें फैज अहमद फैज की बेटी और बेटी जी। दूसरे लोग यूरोप से और अमेरिका से आए थे। ये उनकी तनकीद की बहुत अच्छी किताब है, बहुत पसंद की गई, और तो सिलेबस में शामिल है ये। वाह साहब जी। ये उनके पीएचडी का वर्क है कि हिंदी उर्दू उन्हें तीनों जुबानों से बड़ा था। वो चाहती थी आइंदा कि हम तीनों जुबानों को करें, लेकिन इंग्लिश में मुश्किल हो रही थी, तो उर्दू और हिंदी का तकाबली मुताला किया। ये कंपैरेटिव स्टडी, उन्हें शौक था कंपैरेटिव स्टडी का। वाह। यह भी उसी में कंपैरेटिव स्टडी में आते हैं कि बिल्कुल जो जिक्र नहीं आता है कि पहला अफसाना निगार कौन है उर्दू का, हिंदी का। और उन्होंने तो बाद में काम कर लिया था कि बंगला का, और बंगला अदब से किस तरह से सबसे पहले हिंदी और उर्दू वाले मुतासिर हुए, कि वाह। टैगोर और शरतचंद से भी पहले कहानियां लिखी जा रही थी। यह कड़ी धूप का सफर मेरा अफसानवी मजमुआ था, और जबरदस्ती उन्होंने इसे छपाया भी था उर्दू में, फिर इसे हिंदी में भी किया। अंग्रेजी में नहीं वो कर सकी थी, इंतकाल हो गया। बाद में दूसरे हमारी एक भतीजी ने उसको इंग्लिश में भी इंग्लिश किया। में क्या वो किताब आई? जी, तीनों किताबें इंग्लिश हैं, में, हिंदी अच्छा। में भी इंग्लिश में भी आ चुकी थी। जी अच्छा जी अच्छा। जी, पब्लिश कई साल हो गए, 4 साल हो गए इंग्लिश में। हम्म। ये तानीसियत पर उनका बहुत जबरदस्त काम है, और इसके 3-4 एडिशन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी 2 एडिशन निकल चुके हैं, और अभी इतला मिली कि तीसरा एडिशन भी है, वहां के भी सिलेबस में है। और वहां तो पीएचडी का वर्क भी चल रहा है उनके ऊपर। वाह। इस किताब के ताल्लुक से बहुत कवर भी पसंद की गई। बहुत अच्छा कवर, जी हाँ। जी जी। ये उर्दू में थे, और जब इस वक्त तो हमारे तमाम रेडियाई कहानियों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। वरना मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझसे एक बार कहा कि तुम तनकीद अब बहुत अच्छी लिख रहे हो, कहानियां छोड़ दो। अच्छा। मेरे सब शागिर्द पैगाम आफाकी, सैयद मोहम्मद अशरफ, तारिक चतारी, गजनफर, इब्ने कमल, सब हमारे साथी थे, और कहानियां लिख रहे थे। तो लेकिन तनकीद कोई नहीं लिख कोई नहीं रहा लिख था। रहा था। और उस वक्त यानी 78 में मेरा मजमून छपा था, आहंग गया में कलाम हैदरी ने छापा था, और सरफेरिश छापा था। फिर उसके बाद मेरा नसरी दास्तानों का सफर 80 में छपा, और उसको आल अहमद सुरूर ने हमारी जुबान में दोबारा, यानी किसी छपी हुई चीज को छाप दिया। तो आल अहमद सुरूर की नीचे राय भी लिखी थी। तो बस काजी अब्दुल सत्तार साहब ने कहा कि नहीं अजीजम, अब आप चुपचाप तनकीद की तरफ आइए, और वहीं से हम दास्तानों की तरफ और तनकीद की तरफ चले गए। बस रेडियो पे कहानियां सुनाते रहे, क्योंकि रेडियो पे पैसे मिलते थे, और एज ए रिसर्च स्कॉलर पैसे बहुत अहम होते हैं। हाँ जी तो हाँ। वो सारी रेडियाई कहानियां सीमा ने इकट्ठा कर दी थी। हमारी 28 कहानियां हैं। वाह वाह। सीमा का ये जबरदस्त काम है, और इस काम को करने में उनकी बीनाई कमजोर हुई। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले राही मासूम रजा ने अपने जिगरी दोस्त प्रोफेसर कुंवर पाल सिंह को कहा था कि जो हमारे ये तहकीक है,
तिलिस्म हो शुबा में हिंदुस्तानी और नासिर बॉम्बे में छपी है, लेकिन बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं। मैं इसे तो बाजार में आने ही नहीं देना चाहता हूँ, और इसे कायदे से प्रॉपर वे में छपवाइए। अच्छा, तो सीमा ने और काजी अब्दुल सत्तार, शहरयार और केपी सिंह साहब ने, तीनों ने मिलकर एक नाम तजवीज किया कि ये काम सीमा ही कर सकती हैं। ये और फिर तफसीली सीमा गुफ्तगू ने है, कता कलामी, इस पे तो बहुत बात होनी है, तो फिर इस पे इंशा आएंगे, तस्वीरें कंप्लीट कर बे- लें। जी जी। ये उसी किताब का कवर। हाँ, ये उनकी हयात के बाद यहाँ बहुत यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा जश्न मनाया गया था। ये राही मासूम, जब इनकी किताब ये रिलीज हुई थी, गुड। ये वही में किया उसी को। नमिता सिंह की सिलेक्टेड कहानियां, बड़ी कहानीकार हैं, और उन जो फसादात के ताल्लुक से कहानियां हैं, बहुत लिखा उन्होंने फसादात के ताल्लुक से। और सीमा ने इसका उन्वान रखा था फसादात की लायानियत की लायानियत। ताबीर, बहुत अच्छा। और उस पे तमाम कहानियां उनकी सेलेक्ट वाह। की थी। ये भी जदीद अदब पर है। और ये तो मुनीबुर रहमान साहब को ये किताब इतनी पसंद थी कि उन्होंने शहरियार साहब से कहा था कि कई किताबें मुझे अमेरिका भिजवाइए, और फौरी भिजवा दी गई थी। ये काम भी सीमा ने किया। सीमा की दोस्त थी ये। सरवत खान, और सरवत खान खूब उन्हें घुमाती थी, और रूठी रानी का महल खास तौर से दिखलाती थी। तो वो कहती थी कि रूठी रानी का ही सब दिखलाती हो, वाह। और दिखाओ चल के। तो वो बहुत पसंद करती थी सरवत खान को, बल्कि खवातीन को बेहद पसंद करती थी जो राइटर्स थी। और उसमें उनके ये भी तहजीबुल अखलाक में हमारे यहाँ का है। जब हमारे ये आए हुए थे, आरिफ। तो आरिफ आरिफ न, साहब अपनी आरिफ नकवी। बेगम के साथ, हाँ, तो इसमें सब मौजूद हैं वहाँ के ऊपर। सीमा भी खुद मौजूद है, सना फातिमा मौजूद है हमारे। और फिर हमारे यहाँ कयाम भी रहा था अच्छा। उनके बेगम के साथ, और बराबर लिखा भी है आरिफ साहब ने कि जब ये भी सीमा का जो है खास नंबर। सीमा हमेशा जुड़ी रही तहजीबुल अखलाक से भी। अच्छा। साफत में उनका बड़ा काम है, साफत पे भी। और ये देखिए है, उस पर हमारे वाइस चांसलर की तस्वीर भी है, और नीचे सर सैयद अहमद खान की तस्वीर है। बहुत इनका वाह। खास काम था, ये हम लोगों ने मिलकर जो किया था। ये बहुत पहले की तस्वीर है, सैयद मोहम्मद अशरफ साहब के साथ देखिए बैठे हुए हैं, और वो मजमून पढ़ रही हैं हुसैनुल हक का मजमून। वाह। बाद सबा, बाद सबा के इंतजार के ताल्लुक से है। और हाँ। बहुत अच्छा वो उस पर मजमून, खुद अपना भी मजमून उन्होंने पेश किया था, और अशरफ को बहुत पसंद था। और उसलूब अहमद अंसारी इसकी सदारत कर रहे थे इस जलसे की। वाह। वाह। ये देखिए है, ये इसमें बैठी फैज अहमद फैज की बेटी है बेटी। साहब, और इनकी दोस्त नस्तरन फतेही है। ये उस जमाने का है जब उन्होंने रशीद जहां पर इंटरनेशनल सेमिनार इंटरनेशनल में। कराया था। गुड गुड। यह हमारी जब कहानियों का मजमुआ आ गया, तो फिर काजी साहब ने कहा कि सगीर मियाँ अब आप कहानियां लिखेंगे। लेकिन उस वक्त सीमा ने इन सबको एडिट करके और जब पेश किया, और काजी अब्दुल सत्तार साहब ने इसे रिलीज किया था। और हिंदी के बड़े कहानीकार प्रेम कुमार साहब भी मौजूद है, तारिफ छतारी वगैरह इसमें मौजूद है। वाह वाह। ये दूसरा बड़ा इंटरनेशनल सेमिनार सीमा ने करवाया था कि बेगम सुल्तान जहां पर, और जिसमें बेगम सुल्तान जहां की बहू यानी शर्मिला टैगोर शर्मिला टैगोर। तशरीफ लाई थी। जो अच्छा। उनके साथ जी। उनकी तस्वीर है। तो उस पर ये सीमा के वही किताब जो हिंदी में वाणी ने छापा था, रिलीज किया है, उस पर राही मासूम रजा के ये उसकी तमाम तस्वीर है। और यूनिवर्सिटी में से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत इस पे चर्चा हुई, बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत पसंद किया गया था। लेकिन सीमा उस वक्त जिंदा नहीं थी। ये पहला शुमारा है जो सीमा की वफात के बाद मैं लाया था, अप्रैल था जून 2022 में पहला वाह। शुमारा है। और अब तक 18 शुमारे आ चुके हैं इसके माशाल्लाह। बाकायदे कर चुके हैं। और सभी शुमारे 312 सफ़े के होते हैं, 400 शुमारे निकलते हैं। हर लाइब्रेरी में हम पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं कि सीमा महफूज रहे।
और नहीं उसी मैं बदौलत हम भी लिखते हैं कुछ। वाह वाह, बेगम सुल्तान ये जहां। उन्हें सर्टिफिकेट दिया था, बहुत अहम कि ये जुड़ी हुई थी। यहाँ पर भी एक बड़ा मरकज है बेगम सुल्तान जहां का, जो फायजा अब्बासी और AR कजवाई चलाते हैं। बड़ी मदद किया करती थी, बहुत। और ये हमने कहा है कि या सभी करते हैं ये लोग, फैजा वगैरह साहबा, खामोश मदद गरीब बच्चों को। और ये बताएं, ये इदारा वो करता है कि अगर गरीब बच्चियां बहुत अच्छी पढ़ने के लिए हैं तो इस इदारे की तरफ से उन्हें यूरोप पढ़ने के लिए भेजा जाता है। वाह, सारे अखराजात ये इदारा बर्दाश्त करता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए साहब, आपके तसल वाह वाह से वाह, ऐसा कैसा तमाम हो कि क्योंकि ये तमाम जन्मभूमि हमारी है तो आपकी भी है। जी जी जी। सब दोस्तों को आज़ादी मुबारक। और बी बेशक हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। साहब, बेशक बेशक। क्या बात है, वाह वाह वाह। 5 मिनटों में हमने हाँ, बड़ा लंबा वाह, सफ़र कर लिया। बहुत अच्छा। तो अच्छा, बहुत सारे दोस्त वॉल पे हमारे जमा भी हो गए हैं। और इनका सबसे पहले खुर्शीद अहमद अंसारी, हमारे करम फरमा दोस्त हमदर्द यूनिवर्सिटी से आपको सलाम कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया भाई, आपकी आवारगी के गवाह बनने और मेहमान खुसूसी को सुनने की सादत हासिल करने का मौका हासिल करने के लिए आ गया हूँ। सलाम। साले रशीद साहिबा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको सलाम कह रही हैं। आमिर फारूकी भाई ग्वालियर से आपको सलाम कह रहे हैं। और अहमद अशफाक दोहा, दोहा कतर से आपको सलाम कह रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, तो हमारी बातें भी साथ साथ होती रहेंगी। अरे वाले। जी साहब। बिरादर मुकर्रम सग़ीर अफ़राइम भाई, ये आपकी और मेरी खुशबख्ती है कि हम आज मरहुमा प्रोफेसर सीमा सग़ीर साहिबा को याद कर रहे हैं। उनकी इल्मी और अदबी काविशों को सराहेंगे और सलीक़ा शायरी को सेलिब्रेट भी करेंगे। तो आजकल राही मासूम रज़ा सदी का बड़ा गलगला है। सीमा साहिबा का राही पर बड़ा संजीदा काम है, जैसा कि अभी किताब से आपने देखा और आपने जी बताया। अब ज़रा इसकी तफसील बताएं। जी। जी जी जी। देखिए, ये काम चूंकि सीमा का और मेरा दोनों का दास्तानों पर काम है और बड़ी दिलचस्पी है। और अमूमन घरानों में ये होता था कि ये दास्तानें सुनी जाती थी, सुनाई जाती थी। तो जब राही मासूम रजा ने प्रोफेसर कुंवर पाल सिंह साहब से कहा है, आपकी उसमें बहुत कमियां हैं, बड़ी खामियां हैं। मैं चाहता हूं कि इससे, और मैं इसे बाजार में भी नहीं लाना चाहता हूं, हालांकि वो आ चुका था, 78 में छप भी गया था, कि मैं इसे चाहता हूं कि इसको कायदे से। और तो राही साहब ने कहा क्यों नहीं, वो कुंवरपाल सिंह ने, कि इसे क्यों ना आप हिंदी में करवा दीजिए, एक बड़ा हल्का होगा और बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी चीजें जाएंगी। बिल्कुल। ये तजवीज बहुत पसंद आई राही मासूम रजा को। तो काजी अब्दुल सत्तार साहब, शहरियार साहब, कुंवरपाल सिंह और नमिता सिंह ने फिर ये नाम तजवीज किया कि ये काम अगर कोई कर सकता है बहुत मेहनत और यकसुई और दिलजमई से, तो वो सीमा सगीर कर सकती हैं। उस वक्त वो रीडर थी, प्रोफेसर नहीं हुई थी। और सीमा सगीर को ये काम दे दिया गया। सीमा ने तकरीबन साल भर में उसका लिप्यांतरण कर दिया था, यानी उसे हिंदी में कर दिया था। और वाणी वालों को फौरी भेज दिया गया था। वाणी वालों से अरुण महेश्वरी साहब फौरी नमिता सिंह के पास आए और उन्होंने कहा, साहब इतना अच्छा काम है, मैं सगीर के पास फौरन सीमा के पास चलना चाहता हूँ। तो वो तशरीफ लाए सब लोग, और उन्होंने कहा कि ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लिप्यांतरण ना हो, बल्कि आप, मैंने सब कुछ देखा है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, और आपका जो साहित्य अकेडमी से काम छपा है, जो आपका दूसरे इदारों से काम छपा है, बड़े इदारों से, और साहित्य अकेडमी से 3 किताबें छप चुकी हैं, तो आप इसे बाकायदा हिंदी में करिए। अच्छा। और मुझे दिल्ली में भी लोगों ने कहा है,
तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसे हिंदी में कर दूंगी, और उसे लिप्यांतरण को हटा के बाकायदा उन्होंने उसे किया। और तिलिस्म होशरुबा की जितनी भी जिल्दें थी जो नहीं थी, वो हमारे ही महल्ले में राही मासूम रजा के सबसे छोटे भाई सैयद मेहंदी रजा साहब बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते थे। तो जब मालूम हुआ तो वो घर आते थे, उनके यहाँ ये जिल्दें सब मौजूद थी। तो सीमा बाकायदा सिर्फ तहकीकी मकाला नहीं रखती थी सामने, तिलिस्म होशरुबा और फिर उससे पहले दास्तान अमीर हमजा की तमाम जिल्दों को पढ़ा। वाह। तिलिस्म तहकीकी मकाला पढ़ने में ये दिक्कत सीमा को आती थी, जिसलिए वो मेहंदी साहब को जरूर करते थे कि वो, आप समझ सकते हैं कि वो टाइप किया हुआ था, कांटे वाला टाइप, कार्बन वाला। और उस तहकीकी मकाले की अहमियत इसलिए थी, हालांकि उसकी कापी, ओरिजिनल कापी हमारे लाइब्रेरी में मौजूद थी, लेकिन तकरीबन हर दूसरे सफे पर राही के हाथ से रेड कलम से तसी थी, वाह। जो कहीं नहीं मिल सकती थी। तो उस तसी के लिए कभी कभी नीचे का हर्फ छिप जाता था। तो ये ओरिजिनल दास्तान से और फिर मेहंदी रजा साहब से मदद लेकर वो बरसों काम करती रही, और उसके लिए वो ग्लास यूज करती थी जिससे पढ़ा जाता था कि पहली बार क्या था, दूसरी बार क्या है, और खुद राही नहीं तीसरी बार करेक्शन क्या किया है। तो इस काम को जब उन्होंने किया है तो बेपनाह काम, लेकिन इस काम से उनकी आंखों में बहुत तकलीफ पैदा हो गई। इतनी ज्यादा तकलीफ पैदा हुई कि अलीगढ़ में इलाज हुआ, जयपुर में इलाज हुआ, दिल्ली में इलाज हुआ, और फिर हम लेके गए सबसे बड़े जो आंखों का अस्पताल है, शंकर नेत्रालय साउथ में। और उसी के उसने उन्हें बहुत वो किया, और वो छप जाता उनके ही जमाने में, लेकिन कुछ रॉयल्टी की शरायत नैयर साहिबा के ताल्लुक से आ गई वाणी प्रकाशन में, जो पता नहीं कैसे पैदा हो गई, जिसमें वो डिलीवर हो गए कि उन्होंने कहा ये इतना बड़ा काम हो रहा है और मुझे इतना अमाउंट फौरी दिया जाए, जो पता नहीं महेश्वरी साहब को जरा से अच्छा नहीं लगा था। तो काफी दिनों के बाद फिर बच्चे इन्वॉल्व हुए, हाँ राही मासूम रजा के बच्चे भी इन्वॉल्व हुए, और वो काम छपा, और जब छप का मार्केट में आया तो उस वक्त तक सीमा का इंतकाल हो चुका था। लेकिन महेश्वरी साहब ने, नमिता सिंह ने और तमाम लोगों ने मिलकर फिर बहुत बड़े पैमाने पे इस काम को अलीगढ़ में रिलीज कराया। उनकी जिंदगी में उन्हें ये बहुत काम भी पसंद था, और ये भी इसकी वजह से मेरी आंख गई, और 3 साढ़े 3 साल तक उनका मुस्तकिल आंख का इलाज होता रहा। आंख के इलाज में ये होता था आखिर में कि उनके आंख के अंदर इंजेक्शन लगता था, और वो इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर में लगता था, उसके बाद पट्टी बांध दी जाती थी। तो ये सिलसिला चला, और बहुत महंगा वो इंजेक्शन होता था, 40-45 हजार का एक इंजेक्शन आता था। लेकिन काम जो हुआ वो बहुत खुश हुए, बहुत बड़ा काम हुआ। और वो कहती थी, और वाली अरुण महेश्वरी बहुत अच्छे आदमी कि वो फोन पे कहते थे कि सीमा बहन ये काम तो इतना अच्छा है कि हम तो चाहते हैं कि फौरन इसे हम अंग्रेजी में भी लिया। वाकई इसके लिए, और खुद यहाँ जो बेदार साहब भी बड़ी मदद कराते थे, और उन्होंने खुदा बख्श लाइब्रेरी से बहुत सी चीजें दिलाई थी, और कहते थे कि जैसे मेरी बेटी सीमा को बेटी अपनी कहते थे कि आप जिस तरह से एक एक वाक़े के लिए, कि अफरासियाब के वाक़े के लिए आप तमाम चीजों को पढ़ रही है, आप ये देख रही हैं कि कैसे, इससे भी ज्यादा आप देख रही हैं कि जंबील के जिक्र दुनिया भर में दास्तानों में कैसे आए और किस जावियों से पेश किए जा सकते हैं। तो जिस जुजियात का इस्तेमाल किया, जिस बैकग्राउंड को उन्होंने लिया है, और हाशिए में उन्होंने ये तमाम चीजें दी हैं, और कहती थी कि वाकई अगर हिंदुस्तानी तहजीब, इंडियन कल्चर, जिस पर अल्लामा इकबाल को नाज है, और आप तो आशिक हैं अल्लामा इकबाल के यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सारे जहां से अच्छा क्यों है कि यहाँ पर मुसावात है,
यकजहती है, टॉलरेंस है, किसी भी मजहब, किसी भी मसलक के हो। और राही ने इसी को हाईलाइट किया है तिलिस्म हो शुबा में, जिसके वाह लिए वो बेचैन हुआ करते थे। तो वाह बड़ी वाह, मेहनत से सीमा ने इस काम को किया है, बहुत और बहुत मुझे भी ये काम बहुत पसंद है। पसंद है। सब हमारे टोरंटो से हमारे मौलाना दोस्त हाशिम पटेल भाई देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। और महमूद अहमद भाई देख रहे हैं न्यूयॉर्क से। महमूद अहमद भी बड़े इम्पोर्टेंट हमारे दोस्त हैं, ये थिएटर के साथी हैं, और ये शाहिद अहमद देहलवी साहब के साहबजादे हैं। जी साहब, तो बहुत अरे इम्पोर्टेंट वाह हस्ती, वाह, जी हाँ। तो बिल्कुल, बेशक बेशक। महमूद कह रहे हैं कि आई सैल्यूट हर फॉर हर indispensable services to literature and humanity. May she rest in the arms of God. आमीन आमीन। जी साहब। और हमारे खुर्शीद अली साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वाह वाह क्या मियारी गुफ्तगू हो रही है, मुबारकबाद। खुर्शीद अली भाई हमारे अली साथी हैं, मगर बहरीन से देख रहे हैं। जी साहब, बहरीन से देख रहे हैं अच्छा और अच्छा, आपको वाह सलाम कह रहे हैं। भाई वाह, बहुत अच्छे, काफ़ी दूर दूर से लोग जमा हुए हैं। और हिंदी वालों ने आंख बंद करके राही को हिंदी का पंडित मान लिया। क्या उर्दू हल्के ने इस ओनरशिप को कम चैलेंज नहीं किया? क्या प्रोफेसर सीमा क्या कहती थी इस हवाले से? देखिए, प्रोफेसर सीमा तो उन्हें उर्दू का राइटर समझती थी, और हम भी समझते हैं वो बिल्कुल। उर्दू का राइटर ही है। और ऐसा नहीं है, राही मासूम रजा के दोस्त कुंवरपाल सिंह और नमिता सिंह, डॉक्टर नमिता सिंह, जो एक बहुत बड़ी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल भी थी और बहुत ही अच्छी राइटर है, वो उनका भी यही मानना है कि राही उर्दू के राइटर है, जैसे प्रेमचंद उर्दू के राइटर है, और उर्दू और हिंदी कतई अलग नहीं है। ये था कि जिस वक्त ये काम हो रहा था, हिंदी का हल्का बहुत वसी हो गया, तो काम को दूर तक, नई नस्ल तक कैसे पहुंचाया जाए, इस जानिब बहुत आम हुआ। उर्दू वालों में सिर्फ रस्म खत की वजह से इख्तलाफ पैदा हुआ, जो नहीं है। हालांकि इस पे भी मुजाकरा और मुबाहिसा हो तो राही भी हमवार हो जाते, क्योंकि हम सब इसमें रस्म खत के सिलसिले में प्रेमचंद को फॉलो करते हैं, मौलवी अब्दुल हक को फॉलो करते हैं, महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं, वाह कि इस लिहाज से अगर वो कर लिया जाता तो बहुत कुछ। और इसी को बहुत पहले सर सैयद भी चाहते थे, जिसमें इख्तलाफ अंग्रेजों ने डाल दिया, माफ कीजिएगा, कि नहीं, उन्होंने अपने हुकूमत मजबूत करने के सिलसिले में हिंदी और उर्दू का निफाक पैदा किया, क्योंकि सर सैयद यही चाहते थे कि जो जुबान ज्यादा मशहूर है, जिसके पढ़ने सुनने जानने वाले हैं, उसमें वर्नाकुलर यूनिवर्सिटी कायम की जाए। राही का भी यही कहना था कि आज जब राइटिंग में तमाम लोग हैं, तो क्यों ना हम हिंदी में पहले छपाएं। हम उर्दू वालों का कहना था कि हम अपने रस्मुल खत से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हमारी चीज उर्दू की ही है, उर्दू में ही रहेगी, और जब वो आए तो उस पर लिखा जाए कि ये लिप्यांतरण है या तर्जुमा है, या इससे इस्तेफादा किया गया है, कि ये दो जो जुबानें हैं जिन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। इलाहाबाद में आप खूब गए हैं, संगम में हाथ डाल के देख लीजिए, पानी की तमाज़त से आप महसूस कर लेंगे कि ये धारा गंगा का है कि जमुना का है, लेकिन वाह, इन्हें अलहदा नहीं कर पैदा नहीं कर सकता। सकता। यही इसकी ब्यूटी है, वाह 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 अलहदा नहीं कर सकता। वाह वाह वाह। इखलाक बंदवी भाई हमारे आजमगढ़ से देख रहे हैं, कह रहे हैं आप दोनों हज़रात की खिदमत में सलाम। और शकील अफरोज़ भाई कोलकाता से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। अच्छा जनाब, वेरी मगरिब गुड। मगरिब में तासीनियत का जो मामला है, फेमिनिस्ट लिटरेचर, वो अब अलग रंग उसका एक है, मगर मशरक़ी तानीसियत पर उनकी गिरां कदर किताब तानीसियत और उर्दू अदब, रवायत, मसाइल और इम्कानात, इसके बारे में कुछ बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट बुक। देखिए, बहुत अहम है ये तानीसियत, उनका शुरू से मौजू है, उनकी बदौलत मैं भी इसके ऊपर बहुत फॉलो गया। और मैं जब अपना वर्क कर रहा था तो मैंने बताया भी कि देखिए, तानीसियत को हमारे यहाँ हिंदुस्तानी अदब में हाईलाइट करने वाले बंगला में टैगोर है, नजरुल इस्लाम है, उर्दू में
सज्जाद हैदर यल्दरम है, जल्द राशिदुल खैरी ने जिस वक्त उर्दू में लिखा तो अपने फूफा के नक्शे कदम पर चले, डिप्टी नजीर अहमद के, और उन्होंने ही सबसे पहली तंजीम कायम की और पहला रिसाला निकाला बिनात, जो आज बड़ी तंजीम है फेमिनिज्म की हिंदुस्तान में, और निगार अजीम उसकी प्रेसिडेंट है। और मैंने निगार अजीम से बताया कि 1907 में राशिदुल खैरी ने यह रिसाला निकाला जिसका नाम बिनात है। उन्होंने तहजीब निस्वा निकाला, उन्होंने सहेली निकाला। तो खवातीन के लिए माशरा हमवार था। खवातीन को किसी तरह से हमारे कल्चर में, हिंदुस्तानी कल्चर में, इंडियन कल्चर में बहुत सम्मान दिया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि उसे देवी ही सिर्फ ना बनाओ, उसे बराबरी का हक दो, उसे उसका सम्मान दो, उसे उसकी ईगो दो, उसको उसकी आइडेंटिटी भी दो। ये नहीं कि सब कुछ मशवरे उसके, लेकिन फाइनल मशवरा दानिश साहब का, ऐसा ना हो। जब फाइनल मशवरा भी हो तो दोनों का मिलकर हो। और हिंदुस्तान मशक़ी तानीसियत इसी को जोर देती है। मशक़ी तानीसियत में ही तो बेटी को फौक़ियत दी गई कि बाप भी ताजीमन खड़ा हो जाता है जनाब फातिमा के तमाम से। वाह वाह। बेटी के लिए जनाब ज़ैनब के जिक्र को जिस तरह से इस्मत चुग़ताई ने हाईलाइट किया है क़त्रे खून में, ये एहसास होता है कि फेमिनिज्म के उर्दू में सबसे बड़ी राइटर, शुरू में जो राइटर है रशीद जहां को और इस्मत चुग़ताई। तो इस्मत चुग़ताई ने जब एक क़त्रे खून लिखा तो उन्होंने कहा नहीं, आइडियल जनाब ज़ैनब है, उनको इज्जत। तो फिर ये कहा जाता है अदब में, शायरी में, खास तौर से शायरी में भी, कि फौक़ियत क्यों नहीं दी गई। और हमारा मिजाज, हम मर्दों का मिजाज ऐसा जाबिराना क्यों हो गया कि हम पर अपनी बेटी को बेपनाह चाहते हैं, हम अपनी बहन को बेपनाह चाहते हैं, हम अपनी बेगम को बेपनाह चाहते हैं, हम अपनी माँ के कदमों में जन्नत तलाश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारा रवैया होता है, जब हमारा मिजाज बदलता है, जब हमारे अंदर का मर्द जागता है, तो फिर फर्क कर लेता है। इसमें मशक़ी माशरे में कहा गया इस पे कंट्रोल करना है। और सज्जाद, सबसे पहले हमारे यहाँ सज्जाद हैदर यल्दरम ने अपने, उनकी बेगम ने भी उनके साथ कहानी लिखी, नजर सज्जाद हैदर, और इन दोनों माँ बाप का असर कुर्रतुल ऐन हैदर पर आया जब उन्होंने सीता हरण में दिखला भी दिया। तो ये कि अनकॉन्शियस में, लाशऊरी तौर पर जो चीज हमारे यहाँ परवान चढ़ती रही है, वो लाशऊर से हम शऊर में लाएं और उसे दफना दें। और प्रेमचंद जब एक कहानी लिखते हैं कुसुम में, वो तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और बड़ा राइटर, तो वो कहते हैं कुसुम में कि जिस दिन औरत को यह हक मिल जाएगा कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं थप्पड़ से दे लेगी, उसी दिन इक्वलिटी आ जाएगी, मसावत आ जाएगा। लेकिन ये हमारी तहजीब नहीं है। यही उनका, ये हमारा कल्चर नहीं है। ये सोच लो कि ऐसा ना हो, तो वो खबरदार करते हैं। तो खबरदार करने के लिए ही ये किया गया कि फेमिनिज्म हमारे यहाँ यूरोप की तरह से भी, वहां जो जुल्म हुआ वो हम नहीं जानते, ना हमने उस माशरे को देखा है। मिजाज क्योंकि दूसरा है, उनका मिजाज दूसरा और उनकी फौकियत दूसरी। हमारे यहाँ हमेशा है, बेदी जब कहानी लिखता है तो बेदी ये नहीं कहता है कि क्या हुआ तुम पर, पूछता ही नहीं है। और औरत यही तो चाहती है कि हमसे पूछो। जब पूछोगे तो तमाम चीजें कंप्रोमाइज होंगी। तो बहुत फेमिनिज्म पे वो कहती थी बहुत जरूरी हो जाता है कि सब कुछ कौल और फेल में जो तजाद है वो ना रहे, जो मिजाज है वो बने। बहरीन से हमारे खुर्शीद अली भाई कह रहे हैं, सगीर अफराहीम साहब उर्दू के फ़रोग़ के लिए अलीगढ़ से कोशा हैं,
बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। शुक्रिया भाई साहब। तराजिम पर भी उन्होंने दिलजमई से काम किया है। नमिता सिंह की मुंतखब कहानियों फसादात पर जो हैं, इनका उर्दू तर्जुमा भी मकबूल हुआ है। उन कहानियों के बारे में ज़रा बताएं, उन तराजिम के बारे में। देखिए, जी जी, नमिता सिंह उन्हें बहुत अजीज रखती थी और हर महफिल में वो उन्हें जरूर ले जाती थी। कि पहले जरा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं आपको कि सीमा ने इंग्लिश, फिलॉसफी और साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया था हम्म, और बीएड में भी उन्होंने इसी तरह के सब्जेक्ट लिए थे। घर का माहौल उर्दू और फारसी और अरबी का था। फिर बाद में अली, जब वो बीएड कानपुर से कर लिया उन्होंने, और बीएड कानपुर से कर लेने के बाद वो अलीगढ़ आई। शादी हमारी हो गई, शादी के बाद बाकायदा वो यहाँ अलीगढ़ आई और उन्होंने आने के बाद दिलचस्पी उन्हें पैदा हुई हिंदी की तरफ। अंग्रेजी खूब अच्छी जानती थी और आते ही उन्होंने यहाँ ब्रिज कोर्स किया। फिर एमए उर्दू से किया, नेट किया और पीएचडी में कंपैरेटिव स्टडी ली। उन्होंने कहा हम तीनों जुबानों को लेना चाहते हैं कहानी में। तो उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं हो सकता, या आप हिंदी और उर्दू को लीजिए। तो उन्होंने हिंदी उर्दू के कंपैरेटिव स्टडी की और इस वजह से वो नमिता सिंह के साथ बहुत करीब होती चली गई। हम्म, हम्म, उन्होंने बहुत तर्जुमे पे काम किया है। गोपीचंद नारंग साहब ने उनसे बहुत काम लिया है और कभी बॉम्बे ले गए, कभी दिल्ली ले गए और आखिर में कमर रईस साहब तो उन्हें साउथ लेकर जा रहे थे, नॉर्थ ईस्ट लेके जा रहे थे, क्योंकि उनके तर्जुमे पे काम बहुत अच्छा है हम्म। और वो अंग्रेजी से भी बहुत अच्छे कर लेते थे। और यहीं पे एक कतः कलाम होगा कि जब प्रोफेसरशिप का इंटरव्यू हुआ और जिस वक्त विजिटर ने उनको देखा कि साहब इनके तो सबसे बड़े साहित्य एकेडमी हो या यूजीसी हो, एनसीपीएल हो या और दूसरे एकेडमीज हो, इनकी किताबें छापी हैं और बड़े किताबें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में छापी है। तो वाइस चांसलर उसने रिक्वेस्ट की वाइस चांसलर से, जिसमें एक्सपर्ट जो हम अब्दुल हक साहब थे, इन्होंने बाकायदा बाद में रिपोर्ट भी लिखी और हमारे वाइस चांसलर ने उन्हें प्रोफेसर बनाया 5 इन एडवांस इंक्रीमेंट के साथ। 5 वाह। एडवांस इंक्रीमेंट उन्हें दिए, जो एक रिकॉर्ड था कि ये तर्जुमे में इतना काम। तो नमिता जी उन्हें बहुत पसंद करती थी। तो वो नमिता जी के काम को बहुत कुछ हिंदी में ला रही थी। जैसे और दूसरे लोगों को, मुनीबुर रहमान साहब के काम को लाए, शहरियार साहब के काम को लाए, हिंदी में लाए, काजी अब्दुल सत्तार के काम को बुलाए और दूसरे लोगों को कर रहे हैं। खुद उन्होंने कलकत्ते से किया कि हम काम करेंगे और वहां पर देखना चाहते हैं कि अब्दुल लतीफ और उनके भाई ने जिस तरह से काम किया। तो नमिता जी ने कोई कहानियां पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा कि हमें आपकी तो तकरीबन 24 ऐसी कहानियां मिल गई जो सब फसादात पर है। हम्म, और नमिता जी का बहुत अच्छा ताल्लुक, फैमिली बैकग्राउंड, लखनऊ की रहने वाली, तो यहाँ का भी बहुत बैकग्राउंड। और आज उनके दोनों बच्चे भी मीडिया से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी परवरिश की। कुंवरपाल सिंह ने, अभी बैकग्राउंड ही आपको बता रहा हूँ, हम्म। कुंवरपाल सिंह ने मरने से पहले हम सबके सामने गवाह बना के ये कहा था कि जब हम मर जाएंगे तो मेरी डेड बॉडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज को दी जाएगी। और ओह, जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ है कुंवरपाल सिंह साहब का, तो बीवी बच्चे सब मौजूद और सबने कहा हमारी तरफ देख के खुशी खुशी कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को डेड बॉडी देंगे, और दी वाह। गई उनकी डेड बॉडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तमाम रस्म और रिवाज, जब इंतकाल होता है तो तमाम बिरादरी इकट्ठा होती है, लेकिन किसी को बच्चों ने भी परवाह नहीं की। तो आवाज, हाँ, सिंह ने जिला से थोड़ी थोड़ी सी आवाज इस चीज गड़बड़ी को हो ले रही है। जाती, ये जो काम और
कि फसादात की लद से, इस कत्ल व गारत गरी से एक दूसरे को दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मगर सग़ीर भाई हमारे साथ हैं और अभी आवाज़ का मसला है। जी भाई आवाज़ जी आ रही, शायद अब इंटरनेट आ पे रही, कुछ हो ठीक। जी गया। हाँ, नहीं हाँ, फसादात पे बात हो तो रही थी और नमिता सिंह की। जी हाँ। तो जिसको जो प्रीफेस लिखा है तवील उन्होंने, और जिस तरह से कहानी को बयान किया है कि इन फसादात से शुरू से आज तक हुए हैं और जो आज हो रहे हैं, काश सीमा आज होती तो वो देखती कि ये जंग खुद बहुत बड़ा मसला है और इस जंग से हासिल कुछ नहीं होता कुछ है, नहीं। न हिंदू को, न मुसलमान को, न सिख को, न ईसाई को, न यहूदी को। अगर हासिल होता है तो सिर्फ और सिर्फ उनको जो मफाद परस्त हैं। मफाद परस्त हैं, बिल्कुल। तो क्यों ना हम अपने अवाम को, अपने लोगों को इससे मुतनब्बे करें, इन्हें बताएं कि फसाद हम कंप्रोमाइज क्यों नहीं कर सकते हैं, हम टॉलरेट क्यों नहीं कर सकते हैं, हम आपस में बैठ के मसले का हल क्यों नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल। इसके लिए हम बहकावे में क्यों आए, इसके लिए हम ऐसा रवैया क्यों इख्तियार करें जहां इंसानियत भी शर्मसार हो और जहां एक राइटर कहने लगे कि हम वहशी हैं, जहां एक राइटर कहने लगे कि और इंसान मर गया। यही तमाम चीजें नमिता सिंह ने अपनी कहानियों में पाई। उन्होंने लखनऊ को लिया, खास तौर से अलीगढ़ के फसादात को लिया कि ये जो इल्म की नगरी है, इल्म की नगरी को दो हिस्सों में क्यों बांटते हैं, शहर और सिविल लाइन में क्यों बांटते हैं, हिंदू और मुसलमान में क्यों बांटते हैं। इल्म तो सबके लिए है और इस इदारे को बनाने के लिए हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाई सब शामिल हैं। सब शामिल हैं। तो यकीनन हर कीमत पर ये लायानियत है, फजूल चीज है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एक एक कहानी को जब उन्होंने हिंदी में किया तो यकीनन एक बहुत बड़ा दायरा मिला, एक बहुत बड़ा हलका मिला। और वो किताब, ये किताब पाकिस्तान में भी छपी और नमिता सिंह ने ही मुझे बताया कि उनके पास पाकिस्तान से फोन आया है कि सीमा की किताब, सीमा के इंतकाल के बाद, कि वो किताबें और कहाँ हैं। हमने कहा वो तो नहीं है। खैर फिर हमने हासिल कर ली कि हर जगह यही बताया गया है कि फसाद बहुत बुरी चीज है। एक जगह उन्होंने कोट किया सादत हसन मंटो को सीमा ने, और इसी के लिहाज से कि हिंदुस्तान बना, पाकिस्तान बना, और एक अफसानचा लिख रहा है तो हमारा टोबा टेक सिंह का राइटर यानी सादत हसन मंटो, और वो उस वक्त कहता है, उसका नाम रखता है पठानिस्तान। उसने कुफरिस्तान, कब्रिस्तान नहीं रखा, पठानिस्तान रखा। क्या अब तुम क्या हिंदू और मुसलमान के बाद मसलक में भी आइडेंटिटी भी कि तुम सैयद हो, तुम शेख हो, तुम पठान हो, कब तक मरते और मारते रहो बुराई। तो ये किताब बहुत अहम है इनकी, और हर कहानी यही मैसेज देती है कि इंसान बनो, इंसानियत को अव्वलियत दो, फौकियत दो, वतन से मोहब्बत करो। इन कहानियों का पहला हज़रत इखलाक आहन दिल्ली से JNU देख रहे हैं, अगर आजकल दिल्ली में हैं, अक्सर सफ़र में रहते हैं। कह रहे हैं डॉक्टर साहब ने मरहुमा की याद को जिस तरह ज़िंदा रखा है वो नहायत काबिल तहसीन और तक़लीद है। मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर फ़ारूक़ी भाई कह रहे हैं बेहतरीन गुफ्तगू चल रही। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। वक्त बड़ी तेज़ी से भाग रहा है। प्रोफेसर सीमा
असर जदीद के फिक्शन के साथ दास्तानों से भी उनका गहरा लगाव था, और दास्तानों के हवाले से मेरी काविशों को पसंद करती थीं और उस्ताद नुमा दोस्त और रहबर थीं। दास्तान के हवाले से उनकी एक किताब आने वाली थी, मुझे याद पड़ता है, उसका क्या हुआ? यस, यस। देखिए जावेद दानिश साहब, जिस वक्त आपसे बात हो रही है अब, तो सीमा क्यों याद आपको बेपनाह करती थी कि आपका काम जिस तरह से आपने नए अंदाज से ड्रामे को पेश किया, स्टेज को पेश किया, या दास्तानों को पेश किया, ऐसे ही वो फारूकी साहब को भी बहुत पसंद करती थी कि फारूकी साहब ने 1856 पे ही अपने नावल को क्यों खत्म किया। कई चांद थे सरे आसमान, एक तहजीब को एक हाईलाइट करना, और उनका भी दास्तान पे, आपका भी दास्तान पे, क्योंकि उनका दास्तान जो अब ये ला रही थी इसके लिए कि बहुत अच्छा ये काम होता का, हम ये अधूरा ही काम उनका पब्लिश जरूर कराएंगे नीचे अपने पूरे हाशिए के साथ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे आपको कि एक स्टेज पर रहने वाला शख्स ये समझ सकता है उसके हाव भाव से, उसके आंखों के जुम्बिश से, उसके पलकों के चढ़ाव और उतार से, उसके चेहरे के तासुर से, जो चीजें आज आप स्टेज पे, आज आप ड्रामे की शक्ल में पेश कर रहे हैं, यही चीजें तो दास्तान में भी होती थी। दास्तान वो जब दास्तान सुनाता है, आप भी आज सुनाते हैं जिस वक्त स्टेज के ऊपर, तो यही बुनियादी चीज होती है कि वो एक्शन से, बॉडी लैंग्वेज उसके एक्शन, उसके और इसीलिए वो बेदार करता है। कल की दास्तान गो को जो उन्होंने जिक्र किया और तमाम लाए कि वो क्यों कहता था कि हूं करते रहो, यानी बेदार रहो। और यहां से उन्होंने कहा कि जो तनकीद की गई है और उस तनकीद की वो खिलाफ थी कि दास्तान सोने और सुलाने का काम नहीं करती। अगर सोने और सुलाने का काम करती तो खुलफाए राशिदीन क्यों वाह, किस्सों को सुनाते, वाह। क्यों अंबिया सुनाते, और क्यों कुरान का सबसे अच्छा किस्सा हजरत यूसुफ पे है, कससुल अंबिया बिया। क्यों है, पंच क्यों सुनाई जाती है, रामायण और महाभारत क्यों है, और क्यों चौपाल सजती है। वो वाह, चौपाल आज स्टेज है, आज ड्रामे है, क्योंकि इनमें एक तहजीब, एक सकाफत, एक ट्रेनिंग होती है, एक वाह। आदाब सिखाए जाते हैं हर दौर के लिहाज से। दास्तान को हर दौर के लिहाज से आप तो सफरनामों में भी, मुझे याद आ गया कि आप सफरनामों में जब स्पेन पहुंचते हैं तो आप जिस तरह से मस्जिद को ले आते हैं, एक हम अगर सीमा होती तो हम उनसे तजिया कराते और खुद करते कि वो देखिए अल्लामा इकबाल और जावेद दानिश दोनों पहुंचे हैं उस मस्जिद में, और वाह। दोनों के ये तासुर किस तरह से कौम को बता रहे हैं। ये नहीं कि जाके जंग करो हम्म। और वाह। फौरन स्पेन को फतेह कर दो, नहीं, हम्म। सबक लो उससे, क्या क्या चीज दी है, क्यों लोगों ने इनवाइट किया तारिक इब्ने जियाद को, और क्यों वहां लोग बदजन हो गए। दास्तानें हमें माजी की ही याद दिलाते हुए बच्चों को अगर सुलाती थी ताकि तुम ख्वाब देखो तो ऐसे ही मुस्बत ख्वाब देखो, वाह, अगर वाह। ख्वाब देखो तो ऐसे ही नेकी कर और दरिया, अगर ख्वाब तुम देखो तो ऐसे ही करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को मालूम ना हो। मालूम ना हो। दास्तान की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और हम मशरिक पे अगर फख्र करते हैं तो अपनी इन्हीं दास्तानों के, इसी किस्सों की बदौलत, इन्हीं कसस की बदौलत, इन्हीं कथाओं की बदौलत कि ये हमारे मीरास है, और वाह, इसे फिर से जिंदा करने वाले शमसुर रहमान फारूकी से लेकर जावेद दानिश तक बहुत बड़ा नाम है, और आप जिस तरह से कर रहे हैं यकीनन बहुत बड़े काम होंगे। और वाह। इसमें जो हम करेंगे तो हाशिए में रहेगा कि जो सीमा चाहती थी यही पस मंजर है कि देखिए हिजरत, आप जहां बैठे हुए हैं, हिजरत के कर्ब को आपसे ज्यादा कौन महसूस करता है। वाह। यही हिजरत का कर्ब वतन को याद दिलाता है,
वतन को याद दिलाता है तो अपनों को याद दिलाता है। जब अपनों को याद दिलाता है तो हर चीज की याद आ जाती है, रस्म की, रिवाज की, गांव की, खेत की, खलियान की, वाह वाह आपसी खिलफिशार की, तनाजों की, लड़ाई और झगड़ों की, और मेलों मिलाप की। तो वाह ये चीजें दास्तानों के जरिए आप रंगमंच सजा रहे हैं। और कल हमारे यहाँ ये चौपाल पे हुआ करती थी, वाह कल ये उमरा के यहाँ बैठ के सुनाई जाती थी। वरना हमारी बुजुर्ग, हमारी नानी और दादी, और उनकी और नानी और दादी, और उनकी नानी और दादी कौम को सुलाती नहीं, कौम को जगाने और बेदार और इनडायरेक्ट वे में। हम तो ये भी कहते हैं कि हम जिस जमीन पर रहते हैं, वहां जब बच्चा पेट में होता है तब भी वो वाह सुनता है, तो वाह वाह कहानी वाह ही सुनता है, भाई वाह और सुभान कहानी उसको बनता, आइडियल इंसान बनाती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहब वक्त बहुत कम और सवालात बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। क्लास की मुशफिक प्रोफेसर सीमा घर में कैसी थी? जी कलम के साथ किचन से भी लगाव था या आमलेट आप बनाया करते थे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा जब हम लोग मेडिकल कॉलोनी में रहते थे, उससे पहले सर सैयद नगर में वो ब्याह कर आई थी, हम घर पे रहते थे, फिर गुले अफराहिम में आ गई। लेकिन उनकी जो मुलाजमा रही वो बाद में नहीं भी रही, उनके बच्चों से भी आज ताल्लुक बना रहा सीमा का, और सीमा के बाद हमारा। वाह घर गृहस्थी में किचन का काम वो खुद करती थी, सारे काम करा लेने के बाद, क्योंकि उन्हें बड़ा शौक खाने का और उससे ज्यादा दावतों का शौक था। वाह आपको ये बता दें कि उन्होंने एक तंजीम बनाई थी, जिन तंजीम में 5 मेंबर थे, 4 फैमिली वाले थे, एक बगैर फैमिली का था। 4 फैमिली वाले में जो थे वो तारिक छतारी, गजनफर, ए आर फतीही और शाफे किदवाई थे। और गैर उसमें जो लोग होते थे वो खुर्शीद अहमद थे। और ये हर महीने एक दावत होती थी, और अरे इस दावत में ये यही फैमिली इकट्ठा होती थी। तो एक हमारे सीनियर दोस्त ने कहा कि तारिक साहब ने बड़ा अच्छा उसका जवाब भी दे दिया था कि कहा भाई, ये हर महीने जो कौमों की दावत इकट्ठा होती है उसमें हम लोग क्यों नहीं शामिल होते हैं। तो तारिक शाफे बताते हैं कि तारिक ने तो जवाब दिया कि वहां गिद्ध की जरूरत नहीं होती है। अच्छा तो वाह वो, वाह लेकिन बहुत इज्जत हम लोग करते थे, बेहद आइडियल, सीमा के बेहद आइडियल अबुल कलाम कासमी, और उससे ज्यादा दुर्दाना कासमी। दुर्दान दुर्दाना कासमी को वो अपनी हमेशा बड़ी बहन समझती थी और रिगार्ड करती थी। और बस उनको शिकवा ये था कि इस दावत में हमें क्यों नहीं। तानीसियत की किताब आप देखिए, तानीसियत की किताब है जो कि कई है, इंतसाब जो उन्होंने किया है, इसी के ऊपर तो कासमी साहब ने कहा था। और कासमी साहब बेपनाह मुझे अजीज रखते हैं, मैं उन्हें अजीज रखता हूँ, और उनकी इल्मियत का जवाब नहीं, बिल्कुल दुर्दाना का भी। तो उन्होंने इंतसाब स्थानी सेहत की किताब का किया था, इंतसाब, जिस पर मार हंगामा मच गया था। यास्मीन, यास्मीन जो है तारिक की बीवी है, बुशरा गजनफर की बीवी है, नस्तरन ए आर फतेही की बीवी है, और शाइस्ता शाफे कदवाई की बीवी है। तो है यास्मीन, बुशरा, नस्तरन और शाइस्ता के नाम, जिनकी मोहब्बतों ने तारिक, गजनफर, फतेही और शाफे के अदबी सफर की राहों में चराग रोशन किए। भाई वाह 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 तो भाई ये वाह बहुत अच्छे ये इसका इंतकाल जो है, ये भी बहुत ही बहुत हंगामा मचा था जब ये तकरीबन 18 में 19 में किताब आई थी। दोस्तों में किसी वो नहीं कि हमें क्यों नहीं शामिल किया जाता। तो इन सब तभी हम लोगों को मालूम हुआ कि सीमा अलग अलग हर एक ये खबर अलग डिश बनाती थी। ऐसे ही शाफे की बेगम
जो बड़े उसमें है, बड़े उस लिहाज से बड़े करीने और बड़े सलीके से। यही हाल गजनफर की बीवी और दूसर के। तो सीमा को घर की महफिलों में तो बेहद अच्छा माहौल। बेटी का सिर्फ ये हम बताएं कि बेटी ने, हमारी सना ने ग्रेजुएशन किया था, जिसमें बहुत अच्छे उसके नंबर आए थे स्टैटिक्स में। और जैसे ही उसका नाम आ गया फौरन ही इंटरनल थी बच्ची, अम्मा अब्बा दोनों थे उसमें। लेकिन हमने कहा कि इसको हम उर्दू में दाखिला कराएंगे। तो एकदम से हमारे पड़ोस में ही इम्तियाज साहब रहते हैं, इम्तियाज हसनैन साहब। तो फौरन आए कि ये सगीर तुमने कैसे कह दिया। लिस्ट मेरे पास आई, वो चेयरमैन, ऐसे ही हिंदी के फौरी चेयरमैन आ गए हमारे पास, जो हमारे हैं कि उनका दूसरा सब्जेक्ट आपकी बेटी का हिंदी था, आप उर्दू में कैसे ला रहे हैं। तब हमने उनको वजह बताई कि वजह यह है कि सीमा की आंख बेहद कमजोर और क्लास में वो नहीं थी, क्लास उनका था। और सीढ़ियों पे चढ़ती हुई वो चली जाती थी, उतरते हुए उन्हें चश्मे में तकलीफ होती थी और ये नहीं चाहती थी कि कोई उनका हाथ पकड़े या उनका एहसास हो या उनका कमरा तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर आए। ये उन्होंने कभी मुतालबा नहीं किया और किसी से नहीं, हालांकि सब बहुत उन्हें चाहते थे। तो उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि हम एमए कराएंगे। दरअसल बुनियादी तौर पर यही था कि वो उनके साथ रहे। बेटी भी ऐसी, जब वो बीमार हुई है, और बीमार बहुत हुई है, उनका गंगाराम में अरसे तक इलाज चलता रहा, फोर्ट स्कॉट में चलता रहा और फोर्टिस स्कॉट में, और वहीं उनके इंतकाल भी हुआ। तो वो जाती थी तो शादी हो चुकी थी, सीमा ने शादी कराई थी। उनका बच्चा उस वक्त तक, यानी हमारा नवासा 2 साल का हो चुका था। तो वो आता था और जब वो सीमा कहती थी डॉक्टर से कि हम अपने नवासे देखना चाहते थे, तो वो कहते थे नहीं सर, हम आपको किसी को और नहीं आने देंगे, और इतने छोटे बच्चे को तो कतई अंदर बिल्कुल नहीं नहीं। दिए। तो वो हॉस्पिटल में घूमता रहता था। और आज भी तो घर में, पड़ोस में उनका रवैया इतना अच्छा था कि मुझे बाद में खुद शर्मिंदगी महसूस होती है। इसी एहसास कमतरी, इसी शर्मिंदगी की बदौलत मैंने एक खयाबान अदा किया कि कुछ तो हम हक अदा करें। तानीसियत के का वो जो हिस्सा है उसे खत्म करें, बराबरी का कहीं ना कहीं हम, क्योंकि शायद हम भी वो हक अदा ना कर सके जो जो सीमा का तस्वुर या तानीसियत का तस्वुर, या जिन राइटर्स को वो पसंद करती थी, फातिमा हसन वगैरह को, जिस तरह से वो, या जेखेशीन पर उनका बहुत काम है, जिस तरह से किया है। अच्छा तो साहब, ये सब कुछ हमने इसीलिए काम किया कि दिल के अंदर जो चोट। जी लखनऊ से उमैर मंजर भाई देख रहे हैं, जी आपको साहब। सलाम कह रहे हैं उमैर। तो और अच्छा, यही आपके हमरा अबू जबी और कश्मीर और ये तस्वीरें एक से एक हमने देखी। क्या आपकी तरह उन्हें भी सयाहत का शौक था या आपकी दिलजोई के लिए साथ हो जाती थी? देखिए, सयाहत का तो कुछ मुझे भी शौक था, लेकिन उन्हें इंतहा का था। अच्छा और अच्छा। उसके बाद वो लिखती जरूर थी, हम्म। और वो भी कभी ये नहीं होता था कि अकेले चला जाए। तो एक टीम बनाई जाती थी। एक टीम में हम पूरी फैमिली होती थी, और तारिक की फैमिली, या गजनफर की फैमिली, या शाफे की फैमिली, या खुद ये लोगों के साथ सयाहत का शौक था। और खास तौर से उन्हें हिल स्टेशन बहुत पसंद थे। अच्छा। जितने भी हिल स्टेशन थे, और वो हिल स्टेशन पर जाकर हमें ले जाती थी। सयाहत के इस शौक में लोगों ने कहा चलिए कि यूरोप चलते हैं घूमने के लिए, दोस्तों ने कहा, हमारे गजनफर भी थे। तो सीमा ने कहा ये, जब हम ये नहीं मानते, ये ऐसी चीजें नहीं, चुपचाप चलिए, अल्लाह का नाम लीजिए और हज करने चलिए। अच्छा। और बस अल्लाह का करम कि
फौरन हमारे गजनफर, उनकी फैमिली भी तैयार हो गई, हम लोग भी तैयार हो गए, और हमारे दोस्त जाहिद साहब, उनकी फैमिली भी तैयार हो गई। जाहिद साहब उस वक्त चेयरमैन थे, और हम सब एक साथ हज करने के लिए 2012 में गए। और अच्छा। वो एक ऐसा था कि उन्होंने कहा कि ये सफर जो है, और ये उस पर उनकी हमद है, उनकी नात है, उनकी मनकबत है, और यही हमद और नात और मनकबत गजनफर ने भी बहुत लिखी कि देखिए सफर कैसे बदल गया। जैसे आप स्पेन गए, मस्जिद कुर्तुबा में गए, तो सफर कैसे बदल गया। वाह। ऐसे ही जब उन्होंने कहा आप चलेंगे, वाकई वो सयाहत थी। तो उन्होंने कहा, हमसे कहा तबीयत बहुत बीमार थी, तो हमने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, जहां ये जाना चाहें आप इन्हें बहुत आराम से ले जाइए। तो हम उन्हें अबू धाबी और ये सब लेके दुबई वगैरह गए। और अबू धाबी की जब मस्जिद को उन्होंने मस्जिद। देखा, थक गई थी वो चलते चलते, तो फिर व्हील चेयर पे गई, और फिर उसके ऊपर उन्होंने जो सफरनामा लिखा है वो अभी छपा नहीं, पूरा अच्छा। नहीं हो सका है, हम्म। क्योंकि आंख में बड़ी तकलीफ, हम्म। बहुत सी चीजें, वो तारीखी चीजों को देखती। टीपू सुल्तान की जब कब्र पे वो गई है, तो मेरा ख्याल जितना ज़ारो कतार वो रोई है, उसके वहाँ हमारे जो मकामी लोग थे, वहाँ के जो अदीब सब थे, दिल मिला गए थे कि क्या रिक्कत तारी हो गई। उन्होंने कहा ये एक सिर्फ टीपू सुल्तान एक बादशाह नहीं था, हम्म। क्योंकि उन्होंने जो स्टडी की है, कहा कि उसकी कितनी साइंटिफिक अप्रोच थी, उसका एक वाह। नजरिया क्या था। वो जंग का उसका नजरिया नहीं था, वो अगर मिसाइल बनवाने या नेपोलियन से वो बात कर रहा था, तो वो पीस चाहता था। लेकिन जब कोई हम पर हमला करे, हर तरह हमारी तहजीब, हमारी आइडेंटिटी, हमारी जुबान, हर चीज को मिटाने पर तुला हुआ हो, और हमें गुलाम दर गुलाम बनाना हो, तो फिर दुश्मन से नहीं प्यार, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर, ये वाह। उनका कहना था। क्योंकि ट्रांसलेशन करते थे, तो उन्होंने कहा जो जब हमारे यहाँ ये कहा जाता है महाभारत में, तो फिर हमें करना है। यही टीपू सुल्तान, और बहुत प्यार किया उन्होंने टीपू सुल्तान के ऊपर, बड़े फोटो। तो हम तारीखी एक मकामात को देखते थे। सरवत खान ने जब जाके दिखलाया कि ये देखिए रूठी रानी का मकबरा है, किला है, तो रूठी रानी के ऊपर सरवत खान ने और इन दोनों ने मिलकर लिखा कि रूठी रानी को रूठने पर मजबूर क्यों किया गया, अच्छा। इस पर लिखो। बहुत अच्छा है रूठी रानी के ऊपर, बाद में इसका तर्जुमे तो दुनिया भर की जुबानों में हुए हैं, इतना हम्म। अच्छा है। तो सीमा को सयाहत का बेशौक था, उनके साथ हम जाते थे, बच्चे भी जाते थे, सना हमारी बहुत छोटी थी, खुद जाते थे हर जगह। जैसे करीब में फतेहपुर सीकरी उनकी बहुत अच्छी थी, जो बहुत जाया करते थे। एक आध जगह जब वो नहीं जाती थी, तो फिर जो हम लोग लौट के आते थे, तो वो चाय नहीं पिलाती थी। अच्छा। जैसे हमारे दोस्त कलकत्ते से आते थे, अनीस रफी साहब, जब अनीस रफी आते थे, तो अनीस रफी उस वक्त तक हमारी जो कार थी वो पुरानी थी, तो और नई कार आई थी हमारे खुर्शीद अहमद की। तो खुर्शीद अहमद की कार हम लोग लेते थे, ड्राइव करते थे तारिक छतारी, हम खुर्शीद अहमद और अनीस रफी, ये लोग सब बैठ के कहानी सुनने जाते थे मथुरा मैकडॉनल्ड में। ओहो। और मैकडॉनल्ड में जाकर के वहां पर कहानी सुनते थे, सुनाते थे, तबसरा करते थे। और ये मैकडॉनल्ड का उसूल था कि वहां के, एक बार हम लोगों ने पूछ लिया कि आप लोग इकट्ठा क्यों हो जाते हैं, तो कई लोगों ने कहा कि सर हम लोग रंग मंच के आदमी। उस दिन से हम लोगों की इज्जत बढ़ गई। और अनीस रफी ने भी उसके ऊपर 2 कहानियां लिखी। एक वाह। कहानी उसी हाईवे, जो उनकी कहानी है हाईवे। जब हम लोग वहीं से मथुरा आ रहे थे, तो एक एक्सीडेंट हो गया था, और उसके ऊपर लोग, गजनफर ने तो बाद में कहा, उस गजनफर मौजूद नहीं थे, खुर्शीद साहब थे और ड्राइवर तारिक थे, इन्हीं से हुआ कि सामने से हाईवे पे एक भैंस आ गई, इन्होंने जब तक ब्रेक मारा वो एक्सीडेंट हो चुका था। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई, पुलिस वगैरह आ गई कि हाईवे पे ये क्यों है। और उसी के ऊपर अनीस रफी ने बहुत जबरदस्त कहानी लिखी, हाईवे,
जिसे मैंने छापा और कई जगह छपी, कलकत्ते में भी पढ़ी ऐसे, क्योंकि उनको फिर सीमा को नहीं ले जाते थे, तो लौट के आते थे तो चाय सबको मालूम है वो नाराज हैं और चाय नहीं मिलेगी कि हम खवातीन को आप लोग क्यों क्यों नहीं नहीं ले लेके गए? चलते। अच्छा। अच्छा साहब, उनकी जम्बील की बातें हो रही थी, उनकी जम्बील में एजाज़ात और इनामात की लंबी फहरिस्त, मगर वो कौन सा अवार्ड है जो ख़ास तौर पर उनके दिल के बहुत करीब था? देखिए, उन्हें सबसे पहले जब अवार्ड मिला, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड हम्म, उत्तर प्रदेश में से, तो पैसे तो उस जमाने में सिर्फ 1 लाख रुपया मिला था उन्हें, लेकिन उन्हें खुशी थी कि वो उनके तर्जुमे पे, ट्रांसलेशन पे मिला, और ये बहुत बड़ी बात है। 1915 में मिला था, 16 में आया, 16 में था कि ट्रांसलेशन को उनको तस्लीम किया गया। जैसे वाह। एक बार उन्हें तकलीफ हुई कि उनका नाम ट्रांसलेशन में साहित्य अकेडमी में था, जो लोगों ने बाद में बताया भी, खुद नारंग साहब ने बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि किस तरह से रुक गया, तो फिर रह गया, और उन्होंने कहा कि सीमा तुम आइंदा जरूर भरोगे, लेकिन सीमा का कुछ अपना मिजाज भी था कि फिर उन्होंने दोबारा कभी वहां फॉर्म नहीं भरा, हम्म, और बहुत नारंग साहब को पसंद करती रही, लेकिन दोबारा फॉर्म नहीं भरा। तो उनके अंदर कुछ ये था भी, तुम मिजाज भी थी, और उसका इजहार नहीं करती थी। और लेकिन उनको अवार्ड बहुत से मिले, ये अवार्ड उनको बहुत अच्छा लगता था कि हमें हमारी आइडेंटिटी हमारे ट्रांसलेशन से हो। हमने अपने ट्रांसलेशन में किसी पे, ऐसा भी हुआ है कि खवातीन में 2 बड़ी खातून, हम नाम नहीं लेंगे, कि नारंग साहब ने उनका दे दिया, अभी वो हयात है और बहुत बड़ी नावल निगार है हिंदी की, इलाहाबाद से उनका ताल्लुक है, मैं और समझ रहा हूँ। बहुत बड़े खानदान, अब जामिन अली साहब की बेटी है, तो उनका सारा काम वो हिंदी में तर्जुमा कर रही थी। नमिता जिनसे उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सारा काम करूंगा, और जिस वक्त उन्होंने किया तो बहुत अच्छा, वो शायरी में भी तर्जुमे खूब कर रही थी। और हमारे अंबर बहराइची साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा हम तो आपको लेंगे वहां से जहां से आपने संस्कृत को पढ़ा है, तो कहती थी बहन तुम संस्कृत को ही काम करो। काश उनकी आंख ठीक रहती तो वो उनका काम बहुत कर लिया और बहुत पसंद किया। कई बार उन्होंने दावतें भी की, जब वो लखनऊ में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, बुलाते थे और करते थे। सीमा की इज्जत शहरियार साहब बेपनाह करते थे। सीमा शहरियार साहब के यहाँ मेहमान बहुत आते थे, और खास तौर से बेग एहसास की बीवी, बेग एहसास हयात नहीं, बेग एहसास की बीवी हयात है, जब वो आते थे तो सीमा सीमा के यहाँ ये होता, सीमा पहली डिश, ईद बकरीद शब बरात या कोई भी त्योहार हो, तो पहला हिस्सा सगीर को भी नहीं मिलेगा, पहला शहरयार साहब के यहाँ जाएगा, वाह। और सगीर को लेके जाया करता था। वाह। बेपनाह वो पसंद करते थे, क्योंकि शहरयार बराबर आते थे, और जब हम रहते थे, हमारे लोकल गार्जियन अंग्रेजी के सैयद वकार हुसैन साहब थे, जो उनके जिगरी दोस्त थे, तो इस वजह से वो बराबर उनके यहाँ आते थे, और वहीं शमीम हनफी भी क़याम करते थे। जिस घर में हम रहते थे, नीचे वकार साहब रहते थे, ऊपर हम रहते थे, तो वो बेपनाह। तो शहरियार साहब फोन करते थे कि सीमा तुम्हें ये कोई गिफ्ट लाना है, और सीमा फौरी जाके वो गिफ्ट ले आती थी खातून का, कोई भी आ रहा हो, शाइस्ता आ रही हो, यानी शाइस्ता बैंगलोर से। यूसुफ कहीं से, इनका या सब जिस वक्त उनका शेर हिकमत रिसाला निकल रहा था कि तुम हैदराबाद जा रही हो घूमने के लिए, तो ये गिफ्ट अपनी पसंद की सीमा लाएंगी और सीमा लेकर पहुंचाने जाएगी। तो सीमा बेपनाह उनके अजीज थी, बेपनाह। और उसकी वजह, जब हम मेडिकल कॉलोनी में रहते थे, तो नजमा आपा हमारी पड़ोसन हो गई थी, तो नजमा आपा हमेशा अभी हयात है, अल्लाह उनको और जिंदगी दे, तो हमसे कहते थे सगीर तुम शहरियार के आदमी, नजमा मेरी सीमा मेरी है। तो सीमा मुस्कुराती थी और यह थी, सीमा के अंदर बेपनाह सलाहियत, बेपनाह खूबियत
थी, ये उन्हें अपने विरसे में, अपने घर से, अपने खानदान से मिली थी, और जिस पर हम फख्र करते हैं, जब प्राउड करते हैं। आपको ये बता चले, मैं तो पीएचडी करके आरए कर रहा था, आरए की हैसियत से मैं वीमेंस कॉलेज में क्लासेस ले रहा था, अचानक मेरे पास, और हॉस्टल में ही रहता था उस वक्त तक कि मैं वो हाउस रेंट नहीं लेता था, क्योंकि सीनियर मोस्ट की तरह से, वार्डन की तरह से मैं वहां रहता था। मेरी दादी का हुक्मनामा आ गया, घर आ जाओ फौरी सब छोड़ के। मालूम हुआ कि शादी तय हो गई है। जब अच्छा। शादी हो गई तो हमारे दोस्त कहते थे, कम वक्त वेमेंस कॉलेज में पढ़ाता है और शादी बांधने में कर ली। तो मैं फख्र करता था कि जिस घराने में, जिस खानदान में, बहुत बड़ा इनका खानदान, इनकी ननिहाल नेवतनी की थी, और फज्जी शाह के ताल्लुक है, बहुत बड़े बुजुर्ग इनका ताल्लुक है फज्जी शाह का, जिसका मसूद हुसैन रिजवी अदीब, नैयर मसूद ने बहुत किया है। और एक चीज आपको बताऊं, नैयर मसूद बेपनाह मुझसे ज्यादा अजीज रखते थे सीमा को। अभी कुछ दिन पहले तिमसाल साहब ने, यानी उनके बेटे ने, अभी कहा कि अब्बा की डायरी में सीमा आपा क्या ये मजमून मिला है, और उन्होंने वो मजमून मुझे भेजा जो ताउस चमन की मैना पर सीमा का मजमून है। अभी 2-3 महीने पहले की बात है। साहब अलीगढ़ से, तो बड़ा, हाँ, अलीगढ़ से सरफराज जी खालिद जी, साहब देख रहे हैं, कह रहे हैं सीमा मैम इंतहाई शफीक और मेहरबान खातून थी, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे, और सग़ीर साहब हमारे उस्ताद भी हैं। और ये भी याद आया कि हमारे प्रोवोस्ट भी थे। जी साहब, अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अरे अच्छे। वाह। जी, पुरानी पुरानी रिश्तेदारियां निकल रही हैं। अच्छा साहब, ये कलकत्ते से आपका एक ख़ास लगाव है, वो क्या है, वो भी ज़रा बताएं। देखिए, कलकत्ते से लगाओ तो हम पहले गालिब और सरसद की वजह से था, शादी के बाद सीमा की बदौलत हो गया। सीमा के वालिद मोहतरम लखनऊ के फ्रांगी महल के पढ़े हुए थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था उन्होंने। शादी उनकी बांदे में हुई, और बांदे से फिर मुलाजमत के सिलसिले में वो कलकत्ते चले गए, और रिहाइश उनकी हुगली में गई। हुगली में भी खासतौर से बाद में चापदानी में, ओह। और चापदानी में ही उनकी तदफीन हुई। बहुत बड़े उसका वो है। तो अब उसके बाद एक सिलसिला हो गया, सीमा सुनाती थी। उसकी वजह यह कि हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अंसारुल्लाह साहब ने जब काम किया गालिब पर, और उनको मालूम हुआ मेरी ससुराल बांदा है, और आले मसरूर साहब ने कई जगह उनके गालिब के काम पर एतराज किया, तो उन्होंने कहा जरा से तुम मुझे बांदे से चीजें करो। तो एक प्रोजेक्ट नजीर साहब ने, नजीर साहब, प्रोफेसर नजीर साहब ने, जो गालिब इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया गालिब के खुतूत पर 2000 में, और उसमें वो और मुख्तारुद्दीन आरजू दो मेन आदमी थे, और उन्होंने दिल्ली वालों के साथ दो अपने असिस्टेंट रखे। तो नजीर साहब के असिस्टेंट थे जफर अहमद सिद्दीकी, जो हमारे साथ थे, रीडर थे। हमने कहा मैं मुख्तारुद्दीन आरजू के साहब के साथ रहूंगा, क्योंकि उनकी बेटी से सीमा के बेहद अच्छे ताल्लुकात, उनका दामाद मेरा दोस्त। तो हम उनके साथ हुए, और वो प्रोजेक्ट पे हम लोग काम शुरू करें। मुख्तारुद्दीन आरजू और नजीर साहब भी कहते थे कि आप जाइए और पता लगाइए गालिब का बांदे से ताल्लुक, गालिब का कलकत्ते से ताल्लुक। आप वाह। इसलिए लगा देंगे कि आपका ये एक त्रिकोण बन रहा है, लखनऊ और हुगली और इसका कलकत्ता। कलकत्ते का। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने पहले तो सबसे पहले ये पता लगाया कि ये जो गालिब जहां रहे नवाब साहब के, तो नवाब साहब के जो वजीर थे मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली साहब, नवाब साहब बहुत कम उम्र थे, मोहम्मद अली साहब 53 साल के थे। उनके वालिद के वो थे अंग्रेजी और फारसी के आलिम थे, नेवतनी के रहने वाले थे, और ये सब लोग वहीं पे जाके बसे हुए थे।
तो उनकी बदौलत, सीमा की बदौलत, मुझे उनके घर से, जो बेहद मुत्तकी और परहेजगार घराना था, बेहद पर्दा नशीन घराना और बहुत ही साहिब हैसियत घराना, कि नवाब साहब का 1858 में जब सब खत्म कर दिया अंग्रेजों ने, लेकिन हमारे मौजूद रहा। तो हम उनका जिक्र करना चाहते थे कि ये लिंक कैसे आया गालिब बांदा वाली किताब के वहां से जो जिक्र आता है कि हमें मिलना शुरू हुई मोहम्मद अली साहब की किताबों का, ये खजाना कैसे मालूम हो उनकी हवेली इतनी बड़ी, मोहम्मद अली साहब को, जिसको सबने सदर अमीन लिखा। मैंने तलाश किया कि सीमा की बदौलत, कि वो तो दीवान थे, वजीर थे और अंग्रेजों के मुलाजिम थे, और नवाब साहब खुद तीसरी पीढ़ी में जब गालिब गए हैं तो नवाब साहब पेंशन याफ्ता थे अंग्रेजों को। गालिब ने, एक और वजाहत करता चलूं, गालिब ने जब अपने जमाने में ये मजमूआ शाया किया तो क्यों ये खतूत नहीं शाया किए, इसलिए कि वहां पर जिक्र आ जाता कि अरे ये तो उस खानदान से ताल्लुक रख रहे हैं जिसने अंग्रेज पेंशन होल्डर होते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जंग में। तो वो वहां के नवाब ने झांसी की रानी की मदद की 2000 फौज के जरिए, तात्या टोपे की मदद की 2000 फौज के जरिए, और खत्म हो गया बेचारा इसीलिए, जिसका एंड किया है फारूकी साहब ने अपने नॉवल में दाग देलवी के तवज्जुह से। तो मैं यह कहता था कि मुझे वो चीज, सब मुझसे कहते थे कि वहां से मोहम्मद अली के पास अगर वो वहां रहे हैं तो नवाब साहब से ज्यादा वो उस हवेली में रहे हैं। उस हवेली का भी मैं आपको बता दूं जिक्र, कि उस हवेली के मोहम्मद अली इसलिए बड़ा आदमी कि उनकी बेटी फातिमा, फातिमा की दो बेटियां, जिन दो बेटियों की शादी, एक की शादी मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी से हुई, अब देखिए कहाँ हो रही शादी, और दूसरी की शादी हैदराबाद में हुई जस्टिस हबीबुल्लाह के दादा से। तो दो बड़े खानदानों का जिक्र और उनके खतूत, जिनका आज भी ये खानदान है, दोनों का सिलसिला है। एक आज का जस्टिस का सिलसिला है, आज तक बरकरार है, बेगम हबीबुल्ला और तमाम, और दूसरों का सिलसिला मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी से। तो मुझे उस खानदान से फिर मिले कि गालिब जो वहां 5-6 महीने रहे, गालिब ने लिखा है 6 महीने, लेकिन सारे खतूत फारसी में है, तो उस लिहाज से 6 महीने से कुछ कम हो जाता है चांद की तारीख के लिहाज से। तो ये फिर ये था कि गालिब भी तो लखनऊ से बांदा गए, बांदे से कलकत्ते गए, कलकत्ते से फिर वापस आए बांदे, और बांदे से फिर दिल्ली चले गए, लखनऊ नहीं। इसको हासिल करने के लिए बरसों लग गए, और अब भी मैं जिक्र कर रहा हूं। मेरी किताब गालिब इंस्टीट्यूट छाप रही है, दूसरी किताब मेरी जो आ रही है वो ये है कि गालिब का क़याम बांदा और उसके अदबी, तहजीबी और सकाफती असरात, ये मैंने उसमें हाईलाइट किया। लेकिन इसमें टोटल क्रेडिट हो जाता है सीमा का, क्योंकि 2 ही 3 बड़े खानदान थे उस जमाने में। एक मतलब का था, जिस बाद विरसा में सब वजीर हुए हैं हुकूमत के, जब मुल्क आजाद हो गया बड़े वजीर हुए, और आज भी सब बड़े ओहदों पर है, और सबका ताल्लुक एक ही जगह से, न्योतनी से, और न्योतनी से वजह से सीमा के सारे बुजुर्ग उनके घर जाते थे, कोई पर्दा नहीं, और चूंकि मैं दामाद की हैसियत मेरी थी तो मुझसे भी पर्दा नहीं, और आज भी उस कोठी में, हवेली में मुझसे पर्दा नहीं किया जाता। फारसी का बेपनाह एहसास, उन चीजों को तलाश करने वाला, दूर से बैठ के लोगों ने लिख दिया कि गालिब बांदा होते हुए कलकत्ते चले गए। अरे भाई, जहां 6 महीने रहे, जहां से सारा पैसा मिला, 2000 रुपए मिले, आज 2000 रुपए 1828 में जो आज लाखों से ज्यादा होते, अगर वो न मिलते तो न गालिब वहां जाते, न मिलते। तो वो चीजें तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये अगर हमें हमारी भी रस
ऐसा ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहां तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, मगर शुक्र है कि गाड़ी अब तक चल रही है और सग़ीर भाई अब फिर वापस आएंगे, फ्रीज़ हो गए और वक्त भी हुआ चाहता है। और अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सग़ीर भाई, तो आप ऑफ हो जाएं और फिर ज्वाइन करें। जैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही थी। मुझे उम्मीद है कि सग़ीर इब्राहिम भाई फ़ौरन फिर से ज्वाइन करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, मगर जितनी ज़रूरी बातें हो रही हैं उस वजह से थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लिया जाए। सग़ीर इब्राहिम भाई हमारे साथ प्रोफेसर सीमा सग़ीर साहिबा मरहूमा को ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की काविशों और उसको हम सराह भी रहे हैं और सेलिब्रेट भी कर रहे हैं कि मरहूमा का काम बहुत ज़्यादा है। और एक तरह से तो 1 घंटे के प्रोग्राम में इन सबों को समेटना बहुत मुश्किल था, मगर हम लोग पूरा कुछ कर चुके हैं। मेरे ख़्याल में चंद मिनटों का और मामला है और मेरी ख्वाहिश है कि सग़ीर भाई वापस आएँ। और जी हुजूर, अब वापस आ जाएं, बहुत देर हो गई। जी, जी ऑफ हो के आपका चल गया, ये मेरा चला गया है। नहीं, आपका गया हुआ है। ओहो, तो सॉरी। तो चलिए, इसमें आ सकता है व्हाट्सएप से। नहीं, व्हाट्सएप से नहीं आएगा, वो दोबारा दोबारा उस लिंक को क्लिक करें तो वो आ जाएगा। जी जावेद भाई, जी क्या जी, क्या? हो सकते हैं ऐसे? जी जी। हाँ, ये यहाँ ठीक है। देखिए। हाँ जी, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, इसलिए से शायद चला गया है। जी हाँ, जी। कोई नहीं, बस बिल्कुल प्रोग्राम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो हम्म, अब कुछ आखिरी 2 एक सवाल रहते हैं, उसको लेते हैं, उसके बाद इसको रैप अप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा जी जी। तो ये आपका इसमें क्यों नहीं आ रहा है? फेसबुक, हाँ हो गया। जी जी जी। तो वो ये बताइए साहब कि स्ट्रेस वाले इस दौर में सुकून के लिए वो क्या करती थी, पुरसुकून थी? देखिए, वो बहुत पुरसुकून थी, बीमारी की हालत में भी बहुत पुरसुकून थी। हम्म, और बीमारी के जो 3 साल उनके गुजरे, 3 साल इसलिए मैं कभी कह रहा हूँ कि आंख की तकलीफ की वजह से, तिलिस्म होशरुबा के बाद से, राही के बाद से
वो डिस्टर्ब रहती थी क्योंकि दवाएं बहुत चलने लगी थी। हम्म, लेकिन एक तो वो उन्हें बड़ा सुकून मिलता था अपनी इबादत में, और पाबंदी से वो इबादत भी करती थी। और दूसरा उनको सुकून मिलता था पढ़ने और पढ़ाने में। हम्म, इतनी पंक्चुअल थी वो क्लास में कि बीमारी की हालत में दवा लेने के बावजूद चेयरमैन साहब कहते रहे कि नहीं सीमा, आप बीबी नहीं जाइए क्लास में, तबीयत आपकी ठीक नहीं है। इत्तफाक ये हमारे तमाम चेयरमैन उन्हें बेहद अजीज रखते थे। अबुल कलाम कासमी हो, काजी अफजाल हुसैन हो, फिर हमारे दूसरे चेयरमैन बहुत अजीज रखते थे उनको। और ये कहते थे कि बीबी आप नहीं जाइए। और कासमी साहब तो यहाँ तक कह देते थे कि आप रह दीजिए, आपकी वजह से दुर्दाना साहिबा क्लास ले लेंगी, कोई भी ले लेगा। लेकिन वो क्लास में पंक्चुअल रहती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। और उन्हें उस पढ़ाने में बड़ा मजा आता, अच्छा। जैसे कुछ होता था, रिलैक्स होती थी। हो जाते थे। हम्म, और रिलैक्स होने में जैसे हमारे और उनमें एक ये था मिजाज में जरा से कि मैं बहुत देर, बहुत रात तक स्टडी नहीं करता हूँ। सीमा बहुत रात तक स्टडी करती थी। मेरी आदत पड़ गई थी कि मैं बहुत सुबह उठता हूँ और बहुत सुबह पढ़ता हूँ। तो हम्म, ये हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल में मेरे सीनियर जो थे वो ये करते थे, तो मैं वहां से आदत पड़ी तो ये करते। लेकिन सीमा इसका ख्याल रखती थी कि किसी भी तरह से शेड हम पर ना पड़ने पाए, और कोई चीज नहीं हो कि कल क्लास पढ़ना है तो सिर्फ पूरा मजमून पढ़ना। एक तो वो सहाफत भी पढ़ाती थी, हम्म, मीडिया भी की चीजें भी पढ़ाती थी, और अपने अदब को भी पढ़ाती थी। और उनसे उनके बच्चे, उनके तालिब इल्म बहुत खुश थे। कभी कभी मैं सोचता था कि मुझसे मैं इतना पॉपुलर नहीं हो सका जितना सीमा थी। और सीमा यही थी कि अपनी तैयारी भरपूर करके जाती थी। ओके। ये हालांकि हर टीचर करता है हमारे शोबे उर्दू में अलीगढ़ में, लेकिन सीमा की ये खास आदत थी और इसमें ये करती थी और पुरसुकून रहती थी। और हमेशा हमें भी अगर कभी गुस्सा आया तो कहती थी, गुस्से से कभी कोई मसला हल नहीं हो सकता है। बहुत सी चीजें होती है, लेकिन उसको वो बहुत, उनके अंदर एक ठहराव था। चलिए साहब, दोहा कतर से फिर सलाम आया है हमारे और दोस्त। बड़ा सब्र और सुकून, अब मैं कहता हूँ। जी सर। आपके लिए दोहा कतर से एक दूसरा सलाम आया है। नदीम माहिर, बड़े अच्छे दोस्त हमारे और अच्छे शायर, सलाम अर्ज कर रहे हैं। कश्मीर से कौसर, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, और जनाब कौसर मजरी भाई दिल्ली से आ गए हैं। अरे कौसर भाई बड़े अरसे के बाद आए, उम्मीद है इनकी तबीयत ठीक होगी। भाई सगीर अफराहीम की खिदमत में पुरखलूस सलाम। तो कौसर मजहरी भाई भी याद कर रहे हैं। तो वालेकुम। कामयाबी को वो क्या के लिए क्या कहती थी, खुद को कामयाब तस्वुर करती थी? देखिए, इस पर वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, और हमसे कभी कभी कहती थी कि आप भी अल्लाह का भरपूर शुक्र अदा करिए, जितना मिला है यही हमारे किस्मत में है। वाह। और इसी पर हमें इत्तेफाक करना है, इसमें खुश रहना है, इस पर इंजॉय करना है। वाह। और हमें जो मिला है हमारी ख्वाहिश से ज्यादा मिला है, हमारी हैसियत से ज्यादा मिला है। जो भी स्टेटस मिला, जो विकार मिला, जो मजमून छपा, या जो इज्जत मिली, सेमिनार में भी जब जाती थी तो वो बाद में जरूर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि कितना बड़ा उसका एहसान है कि उसने हमें ये मकाम, ये मर्तबा अता किया। वाह। कि बच्चों में अजीज, असاتذہ में अजीज, दोस्तों में अजीज, वाकई उनकी बदौलत मुझे बहुत सी चीजें मिली। और इस कमी का जिक्र मैं नहीं करता हूँ क्योंकि फिर बच्चे बेचैन होते हैं, मैं खुद बेचैन होता हूँ। लेकिन बहुत कुछ मिला मुझे उनकी बदौलत, और बहुत कुछ मैंने सीखा उनसे, बहुत कुछ सीखा उनसे। उन्हें जिंदगी से कोई अपनी गिला? तरबियत में जिंदगी। सवाल ही नहीं। गिला तो खुद से है, अब क्या करें कि इतना जब साथ निभाने का था तो इतना जल्द साथ छोड़ना नहीं था।
बड़े मंसूबे, बड़ी प्लानिंग की थी, साथ मिलकर की थी, तो वो साथ निभाना चाहिए था पूरी तरह से। अल्लाह, लेकिन अल्लाह की अल्लाह मर्जी। की मर्जी, अल्लाह की मशीयत। जी हाँ, जी हाँ। हुजूर वाला प्रोग्राम ख़त्म हुए आधा घंटा हो चुका है। हम ओवर टाइम 30 मिनट, 30 मिनट ऊपर हो गया है। इसकी बिलिंग अलग से हम करेंगे आपके लिए। ओवर टाइम काम कर रहा हूँ, समझे साहब। तो आप उनकी कमी को कैसे देखते हैं? ये सीमा पर्चे के हवाले से भी देखिए, कुछ बता दें। कमी का सबसे बड़ा जो वसीला मैंने बनाया है कि तमाम तरीके, कि जैसे वो कुछ चीजें हमारे यहाँ होती थी कि जो चीज होती है वो बांदे में एक जगह और भी है, वहां पर एक बहुत बड़ा मदरसा है, और उस मदरसे से उनके खानदान के बड़े ताल्लुक थे। बहुत बड़ा मदरसा है, और जगह है हथौड़ा, वहां के ऊपर मौलाना सिद्दीक साहब का है। तो वो तमाम चीजें हमेशा कहती थी, और खुद वो भेजती थी, और कि किसी को भी इल्म ना हो, और वो भेजती थी। अपने यहाँ भी जो कुछ भी वो कर सकती थी वो करती थी। और उनका सबसे बड़ा ये काम था कि अगर हम किसी को कुछ समझा देंगे, कुछ पढ़ा देंगे, कुछ उसकी ऐसी तरबियत कर देंगे, हम उसकी 2 दिन दावत करके 2 ड्रेस दे के काम करें, ये नहीं है। उसके लिए मुस्तकिल कुछ कर दें कि वो सीख ले, वो कुछ जान सके। यही प्लानिंग तो उनकी थी कि खयाबान, ये जहां पर हम बैठे हैं, ये खयाबान अदब, उन्हीं की जिंदगी में हम लोगों ने, ये घर के बिल्कुल सामने ये पूरा पूरा मकान खरीद लिया गया था, बहुत बड़ा। इसके बाद इसी में उन्होंने कहा कि कुछ हम ऐसा करना चाहते हैं, वरना बड़े लोगों ने किया है। खुद अलबरकात भाई, इतना बड़ा काम है, हकीम जिल्लुर रहमान का, और इस तरह के तमाम लोगों का है। हम छोटे पैमाने पे, बहुत छोटे पैमाने पे, कि ये जो बच्चियां घर घर पे हमने हमारे काम कर रही हैं, ये बड़े होने के बाद कुछ नहीं करने पाती हैं, तो क्यों ना कुछ इन्हें सिखा दिया जाए कि उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी जान जाए, और लेटेस्ट तरबियत इनकी कंपोजिंग की हो जाए, कि वाह, ये टाइपिंग कर सके। तो इस तरह की चीजें हों कि ये कहीं हो जाए, किसी दफ्तर में भी बैठ जाए, किसी के भी उसमें जो आजकल मेडिकल के बने हुए हैं, वहाँ सेंटर्स। सेंटर्स बने हुए, वहाँ बैठे रहेंगी। तो अगर वो काउंटर पे बैठी हुई हैं और कुछ जानती हैं, तो इसी लिहाज से लाइब्रेरी, उनका था कि लाइब्रेरी छोटी सी बनाई जाए, जहां ये लोग गरीब झिझक महसूस ना करें। और खास तौर से, कल हम आप दोनों, हम रिटायर हो गए थे, तभी उन्होंने कहा कि कल हम भी रिटायर होंगे, उससे पहले ही वो रुखसत हो गई। तो हम और हमारे दोस्त, उनके दोस्तों का हल्का बहुत इसलिए भी वसी था कि सारी खवातीन जरूर आती थी, और उनके बच्चे हम लोगों के घर में आते, और हम लोग जाते। बगैर जश्न कोई भी किसी की बर्थडे नहीं मन सकती थी कि जब तक सब इकट्ठा ना हो जाए, 6, 7, 8 दोस्त, उनकी तमाम फैमिली। तो हम जब सब बैठेंगे, तो ये लोग रिटायरमेंट के बाद कुछ ना कुछ इनकी बदौलत लोग सीखते रहेंगे। लाइब्रेरी हम बनाएंगे, कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, इस तरह से कि रिटायर आदमी कहाँ लाइब्रेरी में जाता है। अब उसको जब चाय की ख्वाहिश है तो बाहर कहाँ जाएगा? यहीं किचन भी हो, यहीं चाय भी मिले, यहीं ऐसा भी सोफा पड़ा हो जहाँ वो लेट भी सके, और यहीं पे उसको हर रिसाला, हर किताब मिल जाए। इस तरह के ख्वाब उनके थे, और मैं उन्हें पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत। कहीं भी माली तौर पर कि कोई वो नहीं, हमें ये हो कि हम कुछ कर जाएं, शायद इसी की बदौलत हमारे गुनाह माफ हो सके। वाह, वाह। तो ये हमारे उनका ख्वाब था, और इस ख्वाब को हम पूरा करते थे। चलते चलते आखिरी सलाम आपका, आपके लिए ले लें कि मोहम्मद फैज़ान भाई, हमारे नामक पब्लिकेशन के हमारे करम फरमा, बड़े एहसानात हैं इनको मुझ पे। वो आपको सलाम कह रहे हैं शानदार गुफ्तगू हो रही है माशाल्लाह। अच्छा साहब, क़िबला सग़ीर अफ़राहीम बिरादर मुअज़्ज़म व मुकर्रम, आपका अमीक़ दिल से शुक्रिया। आपने न सिर्फ़ अपना कीमती वक्त इनायत किया, बल्कि अपनी शरीक सफ़र मरहूमा सीमा सग़ीर की यादों को ताज़ा किया, और बेशबहा काविशों और कामरानियों की मज़ीद जानकारी अता की।
खुदावंद करीम इनके दराजात बुलंद फरमावे, आमीन। आमीन। अगर वो होती तो नए कलमकारों को क्या पैगाम देती, 2 जुमले में बताएं। वक्त ओवर हो चुका है। जी, उनका सबसे मैसेज ये था कि जो खुद पढ़ो, पहले पढ़ो, सोचो, और फिर जो तुम्हारे दिली जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनको कलम बंद कर दो दयानतदारी से। वाह कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले पढ़ो और फिर उसे कलम बंद कर दो। और इसके लिए ये नहीं कि इससे क्या इनाम मिलेगा, क्या शोहरत मिलेगी, छपेगा कि नहीं छपेगा, लेकिन अपने दिल की बात सफ़े किरतास पर जरूर मुंतकिल कर मुंतकिल दो, कर दो। वाह 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 शायद कि कोई इसे जी। वाह वाह। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा, सैटरडे मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पर राग़िब किया करें, और हमारी यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। बुज़ुर्गों ने कहा, बड़े सवाब का काम साहब, क्योंकि चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है, और दिल से दिल को राह हुआ करती है। अगले हफ्ते 22 अगस्त 2026 हमारे मायानाज मेहमान होंगे इखलाक बंदवी साहब, तर्ज शायर। गज़लें सुनने के लिए ज़रूर शरीक हों। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो इज़्ज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत आप शुक्रिया रहिए। हजूर। हाँ, अभी ज़रा समय से रैप अप करूँ, आप रहिए, जाइएगा जी, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बहुत शुक्रिया।